हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कल, जिसके अंदर हमने 10 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम आगे चलते हैं। फटाफट लिखिए 11 नंबर पॉइंट। देखिए, इसकी हेडिंग लिखेंगे हम टेंजेंट। तो जल्दी से समझते हैं टेंजेंट किसे कहते हैं, स्पर्शरेखा हम किसे कहेंगे। ठीक है, समझिए। ये कोई सर्कल है मान लीजिए, और ये कोई एक लाइन जा रही है। आपने बोल दिया कि सर ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाए वो हमारी क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है, स्पर्शरेखा हो जाती है। तो बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है अपने आप में। तो देखिए क्या होगा। पहली बात तो टच सर्कल एट 1 पॉइंट, ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। स्पर्शरेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये बात बिल्कुल सही है भैया। सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी, उसको हम स्पर्शरेखा कह देंगे या टेंजेंट कह देंगे, बहुत सही बात है। लेकिन ऐसी लाइनें बहुत सारी हो सकती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, लेकिन क्या हम सबको टेंजेंट बोलेंगे? सबको नहीं बोल सकते। देखिए क्यों नहीं बोल सकते। ये लाइन आपने देखी, ये इस पॉइंट पे टच होके निकल रही है। ऐसी मैं एक लाइन और बना देता हूँ, ये भी तो इस पॉइंट पे टच करके निकल रही है। ऐसी एक और बना दी। बहुत सारी लाइनें ऐसी, अगर मेरी पेंसिल थोड़ी सी पतली हो और ये सर्कल बहुत बड़ा हो तो मैं एक ही पॉइंट पे कम से कम 20 लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या वो 20 की 20 लाइनें टेंजेंट का काम करेंगी? नहीं करेंगी। टेंजेंट उनमें से सिर्फ एक होगी। तो वो कौन सी होगी? उसके लिए हमारा सेकंड पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि वो सेंटर से जो लाइन आएगी, यानी जिसको हम रेडियस बोलेंगे, टेंजेंट वही होगी जो रेडियस के साथ 90 डिग्री ड्रॉ करेगी। मान लेते हैं बहुत सारी लाइनें थी, इसमें से इसी लाइन को हमने टेंजेंट कहा कि यही लाइन रेडियस के साथ क्या बना रही है, समकोण बना रही है 90 डिग्री। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस के साथ, यानी मेक्स राइट एंगल विद रेडियस, यानी त्रिज्या के साथ समकोण बनाएगी। जब ये दोनों पॉइंट कंप्लीट होंगे ना, उसी लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। आपको ये चीज मैंने समझाई थी बहुत पहले कि एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही 90 डिग्री हो सकता है, या यूं कहें कि एक पॉइंट पे ये जैसे लाइन मान लीजिए, इसके साथ 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो वो एक ही लाइन हो सकती है, वो सब लाइन के साथ 90 डिग्री नहीं बना पाएगा। इसीलिए क्या, इन सब में से एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी, बाकी को हम टेंजेंट नहीं कहेंगे। अब ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि टेंजेंट किसे कहते हैं, कि दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, दूसरी कंडीशन रेडियस के साथ, त्रिज्या के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ये दो कंडीशन आपकी सही हो गई, तो हमने उसको नाम दे दिया स्पर्शरेखा टेंजेंट। अब मैं एक चीज आपसे कहूं स्टार लगा के, बताइए एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बना सकते हैं आप, कितनी स्पर्शरेखा बना सकते हैं? तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि एक पॉइंट पे तो एक बनेगी, ये बात सही है, पूरे सर्कल पे कितनी बनेगी? तो भैया पूरा जो सर्कल होता है ना, उस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अनगिनत पॉइंट होते हैं, हर जगह पे एक पॉइंट है। एक पॉइंट पे एक बनेगी तो यहाँ दुनिया भर के पॉइंट है, तो दुनिया भर की टेंजेंट बन जाएगी। तो हम क्या सकते हैं, देयर आर या देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू ए सर्कल, यानी एक वृत्त के लिए असंख्य स्पर्शरेखाएं बना सकते हैं। एक वृत्त पर असंख्य या अनगिनत बोल लीजिए अब, स्पर्शरेखाएं बना सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग रखना, एक पॉइंट पे तो एक ही बनेगी, लेकिन पूरे सर्कल पे हम जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं, क्योंकि जितने चाहें उतने पॉइंट है, जितने पॉइंट होंगे उतनी स्पर्शरेखाएं, उतनी टेंजेंट बन जाएगी। तो 11 नंबर पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्या है और एक सर्कल पे कितने बना सकते हैं। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है,
12 नंबर पॉइंट की मैंने हेडिंग लिखी है कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? कॉमन टेंजेंट का मतलब है अनुप्रस्थ हिंदी में इसको लिखिए उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। क्या मतलब वो इसका समझिए। इसका मतलब ये है कि दो सर्कल होने चाहिए और दोनों सर्कल के लिए एक ऐसी टेंजेंट होनी चाहिए जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे। कैसे समझ में आएगा? देखिए, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि ये जो ए बी है ये इस दोनों सर्कल के लिए किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है। तो ए बी क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी कॉमन टेंजेंट। ऐसे ही देखिए, ये मैंने बनाई एक सीडी, ये सीडी भी हमारी क्या है? कॉमन टेंजेंट है। लेकिन इन दोनों में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? ए बी को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। थोड़ा नाम समझना इसका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स, यानी कि तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो दोनों में फर्क समझ लेना, जो डायरेक्ट है सीधी है इसको अनुप्रस्थ बोलेंगे, जो क्रॉस में आ रही है उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो ये नाम समझने अपने को। अब सेकंड चीज आती है कि इस डायग्राम में आप देखिए, जब सर्कल दो दूर दूर हैं तो हम टोटल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो देखिए, दो हमने ऐसे ड्रॉ कर ली और दो ही ऐसे ड्रॉ हो सकती हैं, यानी टोटल टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे कॉमन टेंजेंट 4 बनेगी। यानी जब सर्कल दूर दूर हो तो दो ऐसी वाली बन गई और दो क्रॉस वाली बन गई। टोटल टेंजेंट कितनी बनी? 4। एक और डायग्राम बनाते हैं, पहले नाम लिख लीजिए फटाफट इसके। मान लीजिए ये डायग्राम ऐसा होता, ये एक पॉइंट से जा रहे होते, तो आप कितनी ड्रॉ करते? दो यहाँ पे और एक यहाँ पे। टोटल कितनी बनती इस केस में? 3। अगर डायग्राम ऐसा बन जाता, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं दो पॉइंट पे, तो टोटल कितनी बनती? एक यहाँ बनती, एक यहाँ बनती। टोटल कितनी बनती हमारी? 2। अगर ऐसा केस हो जाता, इसके अंदर ही चला जाता ये डायग्राम, तो कितनी कॉमन बनती? 1। और अगर ऐसा केस हो जाता तो कॉमन कितनी बनती? 0। तो देखिए, जब दो सर्कल दूर दूर हैं तो 4 कॉमन टेंजेंट बनी, एक पॉइंट पे टच किया तो 3 कॉमन बनी, दो पॉइंट पे टच किया तो या क्रॉस किया तो 2 बनी, और एक के अंदर एक आ गया लेकिन एक पॉइंट पे अभी भी टच कर रहे हैं तो 1 बनी, और बिल्कुल ही अंदर आ गया, कॉन्सेंट्रिक टाइप का हो गया तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि दो सर्कल इस पोजीशन में है, तो बताइए कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी बनेंगी? तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और मैक्सिमम कितनी बन सकती है? 4 ही बन सकती है। क्लियर? लिख लीजिए इस पॉइंट को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर। 13 क्या कहता है समझिए इसको, पहले डायग्राम से समझते हैं। देखिए, 3 केस ले रहा हूं मैं। केस क्या कहता है? दो जीवा है, मान लीजिए ये ए बी कोई कॉर्ड है और ये सी डी कोई कॉर्ड है, दोनों कहाँ मिले? पी पॉइंट पे। यानी दो जीवा हैं ए बी और सी डी, कहाँ मिल रहे हैं? पी पॉइंट पे। ऐसा भी हो सकता था कि ए बी और सी डी कहाँ मिल रहे हैं? ये पी पॉइंट यहाँ अंदर था, ये पी पॉइंट बाहर भी हो सकता है, या तीसरे केस में क्या हो सकता है? ये सी डी थोड़ा पास आते आते यहाँ चला गया, इसका नाम हमने दे दिया टी। तो तीनों ही केस में क्या होने वाला है ये हमें समझना है। क्या समझेंगे हम? पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसमें भी क्या होगा?
पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। इसमें भी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये सी डी नीचे आता आता दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, तो सी और डी दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, तो इसका नाम भी पी टी हो गया, इसका नाम भी पी टी हो गया। तो पी टी इंटू पी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी का स्क्वायर। तो ये एक ही फॉर्मूला है, बस लिखा हमने अलग अलग तरीके से। तो क्या समझना है, दो कॉर्ड्स जब भी एक दूसरे को काटेंगी, चाहे वो इनसाइड काटे चाहे वो आउटसाइड काटे, फॉर्मूला यही रहने वाला है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी ए पी बी पी सी पी डी, पी ए पी बी ये पी टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या कंडीशन हो रही है, एक तो कॉर्ड है और एक टेंजेंट है, ये दोनों पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस आपको डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व करें। 4 में से आपको 3 की वैल्यू देगा, एक पूछता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कोई टेंजेंट है, मान लीजिए पी ए आपकी टेंजेंट है और ए बी हमारी क्या है, कॉर्ड है। यहाँ दो चीजें देखिए, मैंने लिखा पी ए का नाम हो गया टेंजेंट और ए बी का नाम हो गया कॉर्ड। तो पी ए और ए बी के बीच में मान लीजिए कोई एंगल बना हमारा थीटा, तो मैंने लिख दिया एंगल पी ए बी इक्वल टू थीटा। तो अब हमें समझना क्या, देखिए कि कोई जीवा किसी स्पर्श रेखा के साथ अगर कोई कोण बनाती है, तो वही जीवा दूसरे वृत्तखंड में भी सेम कोण बनाएगी। यहां जो एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा। इंग्लिश में समझिए, इफ ए chord subtends an angle with a tangent, then the chord subtends सेम एंगल इन द अपोजिट सेगमेंट। यानी इस सेगमेंट में एंगल बना थीटा है, तो इस तरफ भी सर्कमफेरेंस पे थीटा ही बनेगा। यानी कि जीवा और कॉर्ड के जीवा और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, यही एंगल यहाँ बनेगा। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। तो क्या लिखेंगे, एंगल, इसको एक्स नाम ले लीजिए, ए एक्स बी इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ये टेंजेंट और कॉर्ड स्पर्श रेखा और जीवा के साथ इधर एंगल थीटा बना, तो जीवा इस तरफ जहां भी एंगल बनाएगी वो थीटा ही बनेगा। दूसरा डायग्राम देखिए इसका, मान लीजिए इस तरफ वाला एंगल अल्फा था, तो अब जीवा इधर एंगल नहीं बनाएगी, जीवा किधर एंगल बनाएगी, इधर एंगल बनाएगी, ये एंगल अल्फा बनेगा। और तीसरा डायग्राम, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये 2 थीटा। क्लियर। ये सेंटर है हमारा, ये हमारा एक्स पॉइंट है। तो ऐसे कितने ही डायग्राम बना सकते हैं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इस पे स्टार लगा लीजिए, अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, कई जगह हमारे ये पॉइंट काम में आता है। क्या याद रखना है, टेंजेंट और कॉर्ड स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में अगर कुछ एंगल बन रहा है, तो इस साइड को ब्लॉक कर लीजिए, दूसरी साइड में जो भी एंगल बनाएगा वो सेम बनाएगा। इस तरफ अगर अल्फा बन रहा है तो इधर वाली साइड को ब्लॉक कर लीजिए, अब ए बी उधर जो भी एंगल बनाएगी वो अल्फा ही बनाएगी। और ये तो हमें पता ही है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा का डबल सेंटर पे क्या बनता है, डबल बनता है हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 15 नंबर। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर कहता है, इसको एज ए क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, देखिए क्वेश्चन से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए, ए बी सी डी हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है और हमें यहाँ दे दिया ए बी की वैल्यू 12, बी सी की वैल्यू 8, सी डी की वैल्यू 10, डी ए की वैल्यू पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि एक सर्कल है, उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल, एक वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज है, जिसकी 3 साइड्स की वैल्यू आपको दे दी, चौथी साइड आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसका। देखिए
इसको मैं चाहूँ तो 1001 तरीके से कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास इसको करने के। तो सबसे पहले आपको बेसिक तरीका सिखाते हैं। सबसे इजी तरीका जो शॉर्टकट है वो हम क्या लिखने वाले हैं, शॉर्टकट हमारा रहेगा, इसमें क्या होगा, ए बी और सी डी को जोड़ दीजिए, वो बी सी और डी ए के इक्वल हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, ए बी और सी डी को जोड़ दीजिए, वो बी सी और डी ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, बहुत ईजी है ये। तो देखिए ए बी और सी डी को जोड़िए, 12 + 10 = 8 + ए डी। तो ये हो गया 22 में से 8 गया तो ए डी आ गया, ए डी की वैल्यू आ गई हमारी 14। तो इजी सा क्वेश्चन था। आमने सामने की साइड को आप जोड़ लीजिए, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, डायग्राम अगर इसका उल्टा हो जाए, इसको देखिए, ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो यहाँ जो चीज है, यहाँ क्या है, ये ए बी सी डी है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज अंदर होगा तो चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ ये बाहर होगा तो ये जो सारी चीजें बन रही हैं, ये क्या बन रही हैं, टेंजेंट्स बन रही है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये सब क्या चीजें हैं हमारी, स्पर्श रेखाएं। तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, 16 नंबर। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है, मान लीजिए एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो पहली बात तो एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पे 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये 2 हमने ड्रॉ कर दी। तो ये जो 2 टेंजेंट बनी है, इन दोनों की लेंथ हमेशा क्या रहने वाली, इक्वल रहने वाली है। तो यहाँ हम ये बोलेंगे पी ए = पी बी होगा, हमेशा होगा। एक और डायग्राम बना लेते हैं हम। देखिए ऐसा डायग्राम आपने बचपन में बनाया होगा कि ये हमारा सन है, ये हमारा मून है, ये हमारी अर्थ है, या ये सन है, अर्थ है, यहाँ हमारा मून है। सोलर एक्लिप्स बोलते थे या लूनर एक्लिप्स जब बनाते थे, इस तरीके के हमने डायग्राम्स बनाए थे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि पी ए = पी बी है, पी सी = पी डी है। भाई ये दोनों बराबर हैं तो बड़े वाली दोनों भी टेंजेंट का काम कर रही है, वो दोनों भी बराबर है। तो रिजल्ट क्या निकला इससे रिजल्ट निकला कि ए सी = भी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी = बी डी हो जाएगा। ये भी रिजल्ट हमारा यहाँ से निकलता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी = बी डी इसमें। ठीक है, तो एक टेंजेंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों के लेंथ इक्वल होगी, ये हमें याद रखना है। क्लियर, लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 17 नंबर। इसकी हेडिंग लिखिए, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करें। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 केस ले रहा हूं मैं। केस 1, डायरेक्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि अनुप्रस्थ। चलिए देखिए इधर, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r1 है, ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस हमने r2 लिया है। ए भी हमारी कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, डायरेक्ट वाली है, ये पहला केस है, हम डायरेक्ट वाली यानी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं। ये जो दोनों केंद्रों को मिलाता है O1 O2, इसको हम बोलते हैं D। मैंने क्या किया, इस D के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, तो ये भी किसके बराबर हो गया, D के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम एक निकल के आ रहा है ना, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, ये बन के आ गया मेरा, यहाँ AB है, ये XA है और ये XB है।
तो हमें ये पता है ये डी के इक्वल है, ये हमारा ए बी के इक्वल है। ये जो ए एक्स है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये जो ए एक्स बन रहा है यहाँ पे, ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ से यहाँ तक R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है। तो ये जब दोनों साइड पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये दोनों भी तो समांतर है क्योंकि ए बी के ऊपर ये भी 90 डिग्री है, ये भी। एक सीधी लाइन पे अगर आप दो 90 डिग्री ड्रॉ करते हो तो ये समांतर होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर? क्योंकि अंदर वाले दोनों एंगल 180 हो रहे हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो इसकी क्या आमने सामने की साइड बराबर, ये डी है, ये R2 है इतना, तो इतना R2 हो जाएगा। पूरा R1 है, इतना R2 है, तो बच कितना गया? ये जो बच गया हिस्सा है ये हमारा होता है R1 माइनस R2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? R1 माइनस R2, ये लीजिए। तो अगर मुझे D निकालना है तो इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो D की वैल्यू बताइए क्या बनेगी? आप बोलो D नहीं, हम इसमें निकालेंगे AB की वैल्यू। अगर AB की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस हमारा। तो या तो हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, एक और अल्टरनेट है कि इन तीनों के अंदर ट्रिपलेट बनेगा। किन तीनों में? इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये ए बी है, ये डी है, ये R1 माइनस R2। तो यहाँ क्या लगा सकते हैं हम? ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप आंसर निकालें तो ट्रिपलेट का यूज कीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेता है, वो ट्रिपलेट लगाने का मौका ही नहीं देगा आपको, वो सीधा पूछ लेगा बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही ऑप्शन होंगे वहां पे। क्लियर? तो पहला केस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड केस में हम क्या करेंगे? सीधा फॉर्मूला ही लिखेंगे। सेकंड केस हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स के लिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी तिर्यक वाली की बात कर रहे हैं। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की बात करें तो ध्यान रखना, उसके लिए मैं नाम यूज कर रहा हूं CD का। डायग्राम कैसा बनेगा? एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ऐसे जो बनेगा इसका नाम मैंने दे दिया है CD। तो CD की लेंथ क्या हो जाएगी? देखिए CD का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट। क्या यही फॉर्मूला था हमारा इसका? डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आपको इतना सा काम करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है बस। कितना सा काम करना है? जो अंदर वाला नेगेटिव साइन है उसकी जगह आप प्लस बना दीजिए, बस इतना सा काम। ये जो साइन है इसकी जगह क्या करना है? प्लस करना, माइनस का प्लस हो जाएगा ये CD। तो CD तो हमारी होगी तिर्यक वाली यानी ट्रांसवर्स, और AB हो गई हमारी डायरेक्ट यानी कि अनुप्रस्थ। क्लियर? दो फॉर्मूले लिखवाए मैंने AB और CD के। याद रखना, जब वो कुछ नहीं बोले कि टेंजेंट कौन सी है, बाय डिफॉल्ट हम AB ही मान के चलेंगे। अगर वो बोलता है कि तिर्यक वाली की बात कर रहा हूं तब हम CD की बात करेंगे। ठीक है, लिखिए फटाफट इसको। चलिए जल्दी से देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, 18 नंबर। ये क्या कहता है अच्छे से समझना इसको। इस पे मैं पहले कई सारे स्टार लगा देता हूं, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, क्या ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PA PB, ये दोनों क्या है? हमारी टेंजेंट्स है। ठीक है, रिजल्ट्स देखिए बहुत सारे हम रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे। ये स्पर्शरेखा है हमारी, PA और PB दोनों। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ निकल के आता है, क्या निकल के आता है? PA इक्वल टू PB हो जाएगा। क्या सही बात है? PA और PB इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। सेकंड पॉइंट में क्या कह सकता हूँ? OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस। ये दोनों हमारी किसके बराबर हो जाएंगी? रेडियस के बराबर हो जाएंगे। बहुत सही बात है।
तीसरा रिजल्ट में यहाँ क्या निकल के आता है कि एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने बात कर रखी है टेंजेंट के साथ रेडियस स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या हमेशा क्या बनाती है? समकोण बनाती है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गए। चौथी बात देखते चलिए आप, PAOB ये क्या बन रहा है? PAOB को देखिए, आप कहोगे सर चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेकिन ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? तो आप थोड़ा सा सोचोगे, आप देखोगे अच्छा आमने सामने 180, तो इधर भी आमने सामने 180, तो आप बोलोगे PAOB बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। क्लियर? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां भी एक ऐसा सर्कल बन रहा होगा? थोड़ा अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना कि ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे पॉइंट के बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पे। तो फिर अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एंगल APO प्लस एंगल APB, एंगल APB प्लस AOB ये मिलके कितना बनेंगे? 180 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्यों बना रहे? क्योंकि ये आमने सामने 180 है, तो इधर भी आमने सामने क्या बनेगा? 180 बनेगा। बहुत बढ़िया। तो यहां से कई बार आपके लिए क्वेश्चन निकल के आता है कि ये 70 डिग्री है, तो बताओ ये कितना हो गया? आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी बातें करते हैं इस डायग्राम में। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, किसको? PO को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अगली बात, अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और तीसरी साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, PAO और PBO। अच्छे से देखिए, ये एक एक साइड इन दोनों में बराबर है, ये दूसरी साइड भी इन दोनों में बराबर है, और तीसरी साइड भी दोनों में कॉमन है। तो क्या ये दो ट्राइंगल हूबहू एक जैसे फोटोकॉपी नहीं हो गए क्या? इसको पलट के मैं इस पे रखूंगा तो एज इट इज इसके ऊपर आ जाएगा। तो जब ये डिट्टो एक जैसे बन जाते हैं बिल्कुल डायग्राम में, तब इन ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। इसको बोलते कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम। सिर्फ ऊपर वाला सिंबल हमने देखा है सिमिलर के लिए यूज करते हैं, ये सिमिलर तो है ही है, साथ में क्या है? कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी इनकी हर चीज एक जैसी है। एंगल भी सिमिलर कब होता है? जब दो एंगल इसके बराबर हो जाए तब वो सिमिलर हो गया। लेकिन जब सब कुछ ही बराबर हो जाए, साइड भी बराबर, एंगल भी बराबर, एरिया भी बराबर, सब कुछ बराबर, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है? ये देखिए कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, APO इक्वल टू BPO। ये हो गया मेरा पहला रिजल्ट। इसी से एक और रिजल्ट निकलता है, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। ये हो गया सेकंड रिजल्ट, यानी ये दोनों एंगल थीटा थीटा, ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा। ये चीज हमें ध्यान रखनी, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर। क्लियर? सारी साइड्स आपस में बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों में कॉमन है ही। तो ये काफी सारे रिजल्ट्स निकल के आए हैं, इनको एक साथ रख लीजिए। इसीलिए इस पॉइंट पे मैंने स्टार्स लगवाए थे कि बहुत सारी चीजें ये बताता है। अब इनसे कई सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा, वो वाला पॉइंट याद कीजिए। कौन सा? 18 नंबर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन है एंगल APO इक्वल टू 40 डिग्री है, जल्दी से एंगल AOB बताइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, PA और PB हमारी टेंजेंट से, ये एंगल 40 दिया हुआ है, AOB ये वाला एंगल पूछा जा रहा है आपसे, ये वाला आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे जल्दी से बताओ। आपको पता है ये 40 है, तो नीचे वाला भी क्या होना पड़ेगा?
40, ये पूरा हो गया 80, ये अगर 80 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180। तो ये लीजिए आपका आंसर कितना आ गया 100। तो कितना टाइम लगा आपको, 80 नंबर पॉइंट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जल्दी से बताइए, अगर एंगल ए पी बी हमारा 70 डिग्री है तो ए एक्स बी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जिसने अच्छे से पॉइंट 18 पढ़ा है तो वो क्या करेगा, ये 70 है तो ये कितना बनेगा, वो बोलेगा ये 70 तो ये बन गया 110, ये 110 है तो इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा इसका आधा, यानी कि कितना हो गया 55। ये अगर 55 है तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस 55, तो कितना आ गया हमारे पास 125, ये आंसर। देखिए दोबारा समझिए, ये मत कर देना, इसको 55 मत कर देना, क्यों नहीं होगा ये 55, तो देखिए ये 70 है, ये 110 है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर यहाँ 110 है तो ऊपर 55 बनेगा, और नीचे अगर बनाना है तो चक्रीय चतुर्भुज, इन दोनों को याद कीजिए, ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 125, क्लियर, इसलिए ये 125 बना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एंगल ए पी बी आपको दे रखा है 80 डिग्री, एंगल ए बी पी कितना होगा। अब देखिए आधे से ज़्यादा जनता तो इसका आंसर मार देगी 90 डिग्री, ये लीजिए ऐसे कर देंगे फटाक से, वो देखेंगे इसको कि अच्छा पी बी टेंजेंट है, ये एंगल आ रहा है, मार दो 90, खत्म खेल। पर ये आंसर खोटा हो गया। क्यों खोटा हो गया बताइए, आप कहोगे सर टेंजेंट के साथ तो 90 डिग्री बनाता है, आपने यही कहा था। मैं कहूँगा बिल्कुल मैंने यही कहा था कि टेंजेंट के साथ एंगल 90 बनता है, पर कौन बनाता है भाई साहब 90 टेंजेंट के साथ, रेडियस बनाता है। अगर ये सेंटर से आ रहा होता ना तब ये 90 बनता, अभी ये सेंटर से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 90 कैसे हो गया बताइए। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, समझिए। पहले मुझे बताइए क्या ये दोनों साइड बराबर है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल बराबर है, पी ए बराबर पी बी है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर है तो कौन से दो एंगल बराबर होंगे, जो इनके सामने होंगे। तो क्या इसको थीटा और इसको भी थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 80 ये है, तीनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे 180, ये 80 है तो पीछे बच गया 100, आधे आधे कर लीजिए, तो ये भी हो गया 50, ये भी हो गया 50, तो आंसर क्या आएगा इसका 50 डिग्री, ना कि 90 डिग्री, ध्यान रखना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो तीनों ही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं 80 नंबर पॉइंट से लिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फटाफट लिखिए इनको, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 19, हेडिंग लिखिए लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी हम याद रखेंगे। देखिए पहले तो समझते हैं कॉमन कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो कॉमन कॉर्ड का मीनिंग देखिए बहुत इजी है कि दो सर्कल होने चाहिए और दोनों सर्कल के लिए जो कॉर्ड है, जो जीवा है वो सेम होनी चाहिए, एक ही जीवा दोनों के लिए काम करनी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे काटेंगे तभी जीवा बनेगी। जो ए बी है वो इसके लिए भी जीवा है और इधर वाले दोनों के लिए वो कॉर्ड का काम कर रही है। हमें लेंथ निकालनी है, ए बी की लंबाई निकालनी है कि ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी। तो समझिए इसको स्टेप बाय स्टेप, देखिए इन दोनों को मैंने मिलाया, ये हमारा O1 है, ये हमारा O2 है। आगे चलते हैं, देखिए इसको मैं बोलूँगा R1, इसको मैं बोलूँगा R2, और ये जो दोनों सेंटर्स को मिला रहा है इसको मैं बोलूँगा D। क्लियर। तो इसको ऐसे समझिए, केस वन हम मान के चल रहे हैं व्हेन एंगल O1A O2 इक्वल टू 60 डिग्री, या 90 वाला लेते हैं, चलो पहले ये कितना हो जाए हमारा 90 डिग्री, O1A O2 कितना हो जाए 90 डिग्री। कैसे पता चलेगा अपने को कि O1A O2 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में थोड़ी देगा वो ऐसा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे
R1 R2 और D, क्या ये कोई ट्रिपलेट बना रहे हैं क्या, या पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे R1 R2 और D अगर ट्रिपलेट बना रहे हैं या पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इन तीनों में, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल 90 है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि R1 R2 और D अगर ट्रिपलेट बना रहे हैं मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग गई, मतलब ये एंगल 90 डिग्री आ गया। ये एंगल अगर 90 डिग्री आ जाता है, उसके बाद क्या करना है समझिए। उसके बाद देखिए ये जो लाइन आ रही है ना यहाँ से AB वाली, AB क्या हो रहा है, ये O1 O2 पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। AB O1 O2 पे 90 बनाएगा या O1 O2 AB पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। और सेंटर से कोई आने वाली लाइन अगर किसी जीवा पे 90 डिग्री बना रही है तो क्या वो उसको आधा आधा नहीं कर देगी, ऐसा हमने पढ़ा है पॉइंट में। यानी कि जो x है वो AX और BX दो बराबर टुकड़े कर रहा है, तो आगे हम बोलेंगे AX इक्वल टू BX। ये भी हमें समझ में आ गया। अब मैं कहना चाह रहा हूं AX की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे जल्दी से बताओ। अब आप कहोगे सर AX की वैल्यू हम कैसे बताएं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम के टाइम में मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था। कैसा डायग्राम, ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा। और BD की वैल्यू आपने क्या बताई थी, BD की वैल्यू याद आ रही है अब आपको कि AB इंटू BC अपॉन में AC, याद आ रहा है ये चीज। तो अब ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे हो गया है घूम के। तो अब बताइए इसके हिसाब से AX की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी R1 इंटू R2 अपॉन में D। AX क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन D। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये 2R1 R2 अपॉन D नहीं हो गया क्या। ये बात हमें याद करनी है केस 1 के लिए। क्लियर। तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी 2R1 R2 अपॉन D। कब हो जाएगी, जब R1 R2 और D में ट्रिपलेट लग रहा हो, मतलब जब एंगल O1A और O2 क्या हो 90 डिग्री। ये एंगल जब 90 डिग्री होगा तो सीधा फटाक से हम मारेंगे AB की लेंथ हो जाएगी 2R1 R2 अपॉन D। क्या ये बात आपको समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत रिसर्च करके निकाली हुई बात है। ठीक है, हल्के में मत लेना इस बात को, बहुत पावरफुल बात है ये। चलिए केस 1 आपको क्लियर हो गया कि जब ये एंगल हम देखेंगे 90 डिग्री बन रहा है तो AB की वैल्यू आ जाएगी 2R1 R2 अपॉन D। ये बीच में क्या हुआ इसको भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना एंगल 90 कैसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R1 R2 अपॉन D, बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं केस 2 पे। केस सेकंड क्या कहता है कि व्हेन एंगल O1A O2 बराबर हो जाए 60 डिग्री। अब ये कैसे पता चलेगा कि O1A O2 60 डिग्री हो गया, तो देखिए ऐसा केस सिर्फ तभी बनता है जब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरे। कंडीशन क्या दी हुई होगी, व्हेन टू सर्कल्स passes through each other centers, क्या मतलब हुआ, जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजरेंगे या गुजरे। क्या मतलब हुआ कि ये सर्कल इस सर्कल के सेंटर से निकल रहा है, ये इसके सेंटर से निकल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है R1 इक्वल टू R2 हो जाता है और इक्वल टू हम R बोल सकते हैं। यानी कि ये सेंटर है तो ये भी R है, ये भी R है। दोनों की रेडियस जब बराबर होगी तभी ऐसा केस पॉसिबल होगा। और ये हमारा बन गया AB। हमें निकालनी AB की वैल्यू। तो एक चीज बताइए, जब ये R है ये R है तो इसको भी R नहीं होना पड़ेगा क्या, ये भी तो R हो गया। ये लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे R, यानी D भी यहाँ पे R का ही काम करेगा। ये सब R हो जाएगा, ये भी R, ये भी R और D भी R। ये हमारा O1 है, ये हमारा O2 है, ऐसा हो गया। तो अब देखिए तीनों चीजें अगर R है तो ये एंगल कितना होगा, आप ही मुझे बता दीजिए। आप खुद बोलोगे सर तीनों अगर
आर के बराबर है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत सही बात है, ठीक है, गुड। अब मुझे ये बताइए, ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि O1 O2 कितना है, 60 डिग्री है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए ये एंगल कितना है। तो आप बोलोगे सर ये 60 है तो इसको भी 60 ही होना है, इसको भी 60 होना है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इधर से इसको मिलाऊं, ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो मुझे बताइए एंगल AO1B कितना हुआ। आप बोलोगे सर 120 डिग्री। AO1B ये 120 डिग्री हो रहा है, बहुत सही बात है, बिल्कुल 120। अब मुझे बताइए AB क्या होगा। आप बोलोगे सर 120 है, ठीक है, पर AB कैसे बताएं हम। तो भैया याद कीजिए, एक टेबल बनाई थी हमने ऐसी, याद नहीं रखते हैं आप, कि मैंने कहा था थीटा अगर 60 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 120 डिग्री हो, तो AB की वैल्यू R √2R √3R। अब बोलोगे हाँ सर अब तो याद आ रहा है, तो वही तो चीज है। AB सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 120 बना रहा है, तो AB की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर हाँ अब तो हमें दिख रहा है √3R के बराबर। तो देखिए कहाँ से चीज कहाँ यूज होती है। तो यही सारा मजा है किसका, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में ऐसे ही मजा आता है आपको। तो ये टेबल देखते ही आपको याद आ गया ये चीज, अब कभी मत भूलना इसको। तो बाकी बीच की बातें सब भूल जाइए। आप ध्यान रखना है कि जब दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से निकलेंगे तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3R हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो चाहे तो ऐसे दिया हुआ हो चाहे ऐसे दिया हो, हमें AB याद करना है √3R। पहले केस में AB क्या था, पहले केस में था 2R1R2/D। सेकंड केस में AB क्या है, √3R। याद हो गए होंगे दोनों केस। चलिए तीसरे केस की तरफ चलते हैं। केस 3 पे आ जाते हैं हम। केस 3 कहता है व्हेन एंगल O1 AO2 इक्वल टू, पता नहीं। देखिए पहला केस था जब ये 90 डिग्री था, सेकंड केस था जब 60 डिग्री, थर्ड केस है जब हमें पता ही नहीं चले क्या है। तो वो कैसे पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा देगा, ये O1 है, ये O2 है, ये AB है, ये R1 है, ये R2 है। क्वेश्चन क्या कहने वाला है समझिए। वो कहेगा R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है। इस बार वो D की वैल्यू पूछेगा आपसे। क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए। ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन दे देगा डायरेक्ट, और डी की वैल्यू इस बार क्या कर रहा है वो हमें। अब जब R1 R2 और D हमें नहीं पता तो हम एंगल का पता नहीं कर सकते। तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा, R1 R2 AB दे देगा, आपसे D पूछेगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे हम, इसके लिए हम दो ट्राइंगल बना लेंगे, ट्रिपलेट्स यूज करेंगे। देखिए कैसे, आप मुझे बताइए AB की वैल्यू अगर 24 है तो इससे मैं AX की वैल्यू 12 कह सकता हूँ क्या। मान लीजिए ये x है तो AX क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, इसमें कोई डाउट। तीनों ही केस में यहाँ एंगल 90 बनेगा। कि जब भी दो सर्कल काटते हैं, कहीं कहीं भी काट लें, तो जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है वो AB पे 90 डिग्री होगी ही होगी। क्लियर कट बात है। चलिए अब मुझे ये बताइए, R1 की वैल्यू अगर 13 है तो मैं ये ट्रिपलेट यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए ये O1 है, ये A है, ये X है, ठीक है। तो यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। ये लीजिए 5 हो गया। इधर वाले ट्राइंगल में भी मैंने ट्रिपलेट लगाया, देखिए R2 मुझे दे रखा है 20, ये मुझे दे रखा है 12, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 16 होना पड़ेगा। किसको, ये हो गया मेरा X, ये हो गया O2, ये हो गया A, तो ये हो गया 16। तो D की वैल्यू क्या हो गई, 5 + 16, ये हो गया 21 आंसर। तो थर्ड केस है जब ये एंगल हमें पता नहीं चले तो हम दोनों तरफ ट्रिपलेट्स लगा के D निकाल लेंगे। ये इजी सा क्वेश्चन हो गया।
तो अच्छे से लिखिए इसको भी, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो पूरी हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। लेंथ ऑफ कॉमन कोड उबेनिश जीवा की लंबाई, पहला केस था जब ये एंगल 90 था तो 2r1 r2 अपॉन डी ए बी की लंबाई आई थी। सेकंड केस जब ये एंगल 60 था, या ऐसे बोले कि दो वृत्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजर रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू आई थी √3r। और तीसरा केस जब एंगल O1 AO2 हमें पता ही ना चले, तो इसका मतलब वो R1 देगा, R2 देगा, AB की वैल्यू देगा, D पूछेगा, तो हम दो ट्राइंगल बना के ट्रिपलेट यूज करके हम हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, आज की हमारी लास्ट हेडिंग है 20 नंबर। हेडिंग लिख लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनको हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय। सकेंद्रीय वृत्त क्या मतलब है, समझिए कि दो सर्कल होने चाहिए जिनका सेंटर एक ही हो, यानी दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, समझिए। वो ऐसा बोलेगा आपसे कि ए बी एक ऐसी जीवा है, ए बी क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड यानी कि जीवा, किसके लिए, बड़े सर्कल के लिए। ठीक है, बड़े वाले वृत्त के लिए ये जीवा का काम कर रहा है, और छोटे वाले के लिए क्या काम कर रहा है, ये टेंजेंट की बात कर रहा है, स्पर्शरेखा का काम कर रहा है। किसके लिए, छोटे सर्कल के लिए। देखिए, बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा। फिर आपसे बोल देगा कि ए बी की लेंथ बताओ, अगर R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 और R2 की वैल्यू आपको दे रखी है 6, यानी दो R1 और R2 हो गए। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा ऐसा काम करना है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये 90 डिग्री, ये X। तो इसके अंदर देखिए ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसके अंदर ये सेंटर है, ये X है, ये B है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये वाली जो चीज़ है ये AB का आधा है। फटाफट बना दीजिए। R1 की वैल्यू दे रखी है 10, R2 की वैल्यू दे रखी है 6, तो ये कितना आ गया, 8। आधी चीज अगर 8 आ गई है तो पूरी चीज कितनी हो जाएगी, डबल कर लीजिए, 16। ये लीजिए आंसर। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर कई बार पूछ लिया जाता है। फटाफट लिख लीजिए इसको। तो चलिए, यहाँ पे आके हमारा सर्कल भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस लेंगे और थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट जो एक दो छोटी मोटी बातें बीच में रह गई होंगी उनको भी हम आगे ले लेंगे।